हम में से लाखों लोग ना सुबह उठते ही सबसे पहले एक काम जरूर करते हैं। एक एंटासिड की गोली निगल लेते हैं। हाँ, और वो भी बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे। बिल्कुल। मतलब ये सोचकर कि ये जो छोटी सी गोली है, ये हमारे पेट की जलन या खट्टी डकारों का एकदम पक्का इलाज है। एक तरह से ना ये मान लिया गया है कि शरीर बस एक मशीन है, जहां अगर एसिड ज्यादा बन रहा है। तो बस एक केमिकल डालो और उसे न्यूट्रल कर दो। हाँ, एग्जैक्टली आज की इस गहन चर्चा में ना हम जिस विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं, वो इस पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देगा। सही कहा, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ हवा में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही खास हैं। हम अथर्ववेद, चरक संहिता, माधव निदान और अष्टांग हृदयम जैसे 2500 साल पुराने प्राचीन भारतीय ग्रंथों के साथ साथ आज के आधुनिक विज्ञान का भी विश्लेषण कर रहे हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों ही प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं। और वो बात यह है कि वो एंटासिड की गोली जो तुरंत राहत देती महसूस होती है ना, वो असल में इस बीमारी को जड़ से और ज्यादा मजबूत कर रही है। तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि जिसे हम आज GERD या एसिडिटी कहते हैं, उसका असली विज्ञान आखिर है क्या। ये वाकई एक ऐसा विषय है जहां हमारी आधुनिक चिकित्सा अक्सर बस लक्षणों के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाती है। हाँ, हम बस दर्द को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम दर्द या जलन को दबाने के इतने आदी हो चुके हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि शरीर कोई भी लक्षण बिना किसी ठोस कारण के पैदा नहीं करता। जब हम माधव निदान या चरक संहिता जैसे ग्रंथों को देखते हैं ना, तो वहां सिर्फ बीमारी को दबाने की बात नहीं होती। अच्छा, तो वहां क्या बताया गया है? वहां उसकी पूरी कार्य प्रणाली को समझाया गया है। आयुर्वेद में इस स्थिति को अम्ल पित्त कहा गया है। अगर हम इस शब्द को ही थोड़ा तोड़ें तो अम्ल का अर्थ है खट्टा या अम्लीय, जिसे अंग्रेजी में एसिडिक कहते हैं। राइट। और जो पित्त है वो हमारे शरीर की वो ऊर्जा है जो पाचन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मतलब सीधा सीधा कहें तो हमारी पाचन अग्नि। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जब शरीर की ये सामान्य पाचन अग्नि किसी कारण से बहुत ज्यादा अम्लीय या खट्टी हो जाती है, तो वो अम्ल पित्त का रूप ले लेती है। हाँ, बिल्कुल सटीक। मैंने स्रोतों में एक बहुत ही रोचक बात पढ़ी थी। ग्रंथों में इसके व्यवहार को बहुत बारीकी से बताया गया है। जैसे जब ये अम्लीय पित्त आमाशय से मतलब पेट से उल्टी दिशा में ऊपर गले की तरफ चढ़ता है, तो उसे ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त कहा गया है। और यही वो स्थिति है जिसमें सीने में भयंकर जलन होती है। हाँ, जिसे आधुनिक विज्ञान आज GERD कहता है, गैस्ट्रो इसोफिगियल रिफ्लक्स डिजीज। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है ना कि ग्रंथों ने इसके दूसरे रूप की भी उतनी ही स्पष्टता से व्याख्या की है। दूसरा रूप? हाँ, जब यही अम्लीय पित्त ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर यानी आंतों की तरफ बढ़ता है, तो इसे अधोगामी अम्ल पित्त कहते हैं। अच्छा, तो दिशा बदल गई। हाँ, और दिशा बदलते ही लक्षण पूरी तरह बदल जाते हैं। तब गले में जलन नहीं होती, बल्कि पेट में मरोड़, ऐंठन और बार बार दस्त जैसी शिकायतें होती हैं। अरे वाह! तो आज के जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो इस स्थिति को पक्का IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जोड़कर देखते होंगे। एकदम सही। मतलब एक ही मूल समस्या है, लेकिन शरीर में अपनी दिशा बदलने पर वो दो अलग-अलग बीमारियों की तरह बर्ताव कर रही है। ये तो बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण है। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा होता है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसकी बीमारी अम्ल पित्त है, मतलब उसके शरीर में एसिड बहुत ज्यादा बन गया है, तो सीधा सा तर्क यही कहता है ना कि इस एसिड को कम किया जाना चाहिए। आमतौर पे लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत में महर्षि वाग्भट और चरक का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है, सर्वरोगाणाम मूलम मंदाग्नि, यानी सभी शारीरिक रोगों की जड़ मंदाग्नि है। सरल शब्दों में कहें तो कमजोर पाचन है। बिल्कुल। तो मुझे यहां एक विरोधाभास नजर आता है। अगर पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, तो फिर ग्रंथ ये क्यों कह रहे हैं कि पाचन कमजोर हो गया है? मेरा मतलब है, ज्यादा एसिड का मतलब तो तेज पाचन होना चाहिए ना। ये ना आधुनिक दौर की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। हमें लगता है कि ज्यादा एसिड का मतलब मजबूत पाचन होता है। तो असलियत क्या है? असल में मंदाग्नि का मतलब ही है कि भोजन को पचाने वाली जो ऊर्जा है, जो अग्नि है, वो धीमी पड़ गई है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है और उसकी पाचन अग्नि कमजोर होती है, तो वो भोजन ठीक से पचता नहीं है। वो बस पेट में पड़ा रहता है। बिल्कुल, वो सामान्य से ज्यादा समय तक पेट में रुका रहता है। और जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ
गर्मी और नमी के बीच लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो वो सड़ने लगेगा। मतलब फर्मेंटेशन होने लगेगा। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे फर्मेंटेशन ही कहते हैं। जब ये सड़ान होती है ना, तो पेट में भारी मात्रा में गैस बनती है। अच्छा, चलो इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर मैं इसे एक दृश्य के रूप में देखने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी चूल्हे पर रखा खाना पकने के बजाय जल रहा हो। बहुत सही उदाहरण है। और वहां से बहुत सारा धुआं उठ रहा हो। अब वो धुआं तो बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा ही ना। सिर्फ एग्जॉस्ट फैन चलाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें आग को नियंत्रित करना होगा। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। वो जो गैस या धुआं है ना, वो पेट में दबाव पैदा करता है, और चूंकि पेट के ठीक ऊपर हमारी भोजन नली का रास्ता होता है, ये गैस उसी रास्ते से ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। जब ये गैस ऊपर की तरफ धकेलती है, तो वो अपने साथ पेट के प्राकृतिक एसिड को भी ऊपर की तरफ ले आती है। ओह, तो इसका मतलब है कि समस्या ये नहीं है कि शरीर में बहुत अधिक एसिड बना दिया है। बिल्कुल नहीं। समस्या ये है कि कमजोर पाचन के कारण जो गैस बनी है, वो उस एसिड को उसकी सही जगह से हटाकर गलत दिशा में धकेल रही है, गले की तरफ। और यहीं आकर हमें एंटासिड का पूरा चक्रव्यूह समझ में आता है। हाँ, क्योंकि जब हम सीने में जलन महसूस करते हैं और एंटासिड लेते हैं, तो वो दवा पेट के उस एसिड को बेअसर कर देती है, या कह लें कि उसे पानी में बदल देती है। जलन तो तुरंत शांत हो जाती है, लेकिन जो पाचन पहले से ही कमजोर था, वो बिना उस जरूरी एसिड के और भी ज्यादा लाचार हो जाता है। बिल्कुल। अगली बार खाया हुआ भोजन और भी कम पचेगा, वो और भी ज्यादा सड़ेगा, और भी ज्यादा गैस बनेगी। मतलब ये तो एक ऐसा लूप है, एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। यही कारण है कि आयुर्वेद कभी भी एसिड को खत्म करने की बात नहीं करता, वो उस अग्नि को संतुलित करने की बात करता है। अग्नि ठीक होगी तो सब ठीक होगा। हाँ, जब पाचन सही होगा तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, तो कोई दबाव नहीं होगा, और एसिड चुपचाप अपनी जगह पर रहकर अपना काम करेगा। एंटासिड केवल उस धुएं को कुछ देर के लिए हटाते हैं, जबकि आयुर्वेद सीधे उस चूल्हे की आंच को ठीक करने पर काम करता है। वाकई ये नजरिया एकदम अलग है। लेकिन अगर जड़ ये मंदाग्नि या कमजोर पाचन है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि ये अग्नि इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है? इसके कई कारण हैं। हाँ, चरक संहिता में इसके कई भौतिक कारण बताए गए हैं, जैसे बहुत ज्यादा तीखा, खट्टा, नमकीन या भारी भोजन करना। इसके अलावा असमय खाना या दिन में सोना। ये सब तो बहुत ही आम कारण है। हाँ, ये सब तो आसानी से समझ में आता है, क्योंकि इनका सीधा संबंध हमारे खाने पीने और पेट से है। लेकिन स्रोत को पढ़ते हुए एक जगह आके मैं थोड़ा रुक गया। कौन सी जगह? ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अम्ल पित्त के सबसे प्रमुख कारणों में क्रोध, शोक और भय, यानी गुस्सा, दुख और डर शामिल हैं। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1 मिनट के लिए इसे तर्क की कसौटी पर कसते हैं। मैं समझ सकता हूं कि स्ट्रेस से सिरदर्द हो सकता है या नींद उड़ सकती है, लेकिन हमारी भावनाओं का हमारे पेट के एसिड के ऊपर की तरफ चढ़ने से क्या लेना देना? इसका बायोलॉजिकल आधार क्या है? गुस्सा करने से पेट में जलन कैसे हो सकती है? ये प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आधुनिक विज्ञान ने अब जाकर पूरी तरह से स्वीकार किया है। आज के वैज्ञानिक इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। गट ब्रेन एक्सिस? हाँ, हमारी दिमाग और हमारे पाचन तंत्र के बीच एक सीधा और बहुत ही मजबूत कनेक्शन है, और ये कनेक्शन एक विशेष नर्व के जरिए काम करता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ओके। ये नर्व सीधे मस्तिष्क से निकलकर हमारे पेट और आंतों तक जाती है। तो ये वेगस नर्व एक तरह से दिमाग और पेट के बीच का टेलीफोन वायर है। एकदम सही। अब होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति लगातार डर, चिंता, गहरे दुख या गुस्से में रहता है ना, तो उसका शरीर एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिसे फाइट और फ्लाइट स्थिति कहते हैं। मतलब शरीर को लगता है कि वो किसी खतरे में है। बिल्कुल। और इस स्थिति में शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज होने लगता है। शरीर को लगता है कि बाहर कोई बड़ा खतरा है, इसलिए वो पाचन तंत्र की तरफ जाने वाली ऊर्जा को वहीं रोक देता है। क्योंकि उस समय खाना पचाना प्राथमिकता नहीं है, लड़ना या भागना प्राथमिकता है। एग्जैक्टली। और इस भारी तनाव की वजह से वेगस नर्व के जो सिग्नल्स पेट तक जा रहे थे, वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। इसका हमारे एसिड रिफ्लक्स या पाचन पर सीधा सीधा क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ा असर हमारे पेट और भोजन नली के बीच लगे एक वॉल्व पर पड़ता है। इसे विज्ञान में लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर या LES कहते हैं। अच्छा, ये वो वॉल्व है जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है। हाँ,
ये वॉल्व सामान्य रूप से टाइट रहना चाहिए ताकि खाना और एसिड ऊपर ना आए। लेकिन वेगस नर्व के कमजोर सिग्नल और इस कॉर्टिसोल के कारण इस वॉल्व की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। अरे बाप रे, वॉल्व ढीला हुआ और पेट का एसिड आसानी से ऊपर की तरफ उछाल मारने लगता है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उबली हुई सब्जियां और एकदम सादा खाना खा रहा है, लेकिन वो दिन भर अपने ऑफिस के काम, रिश्तों या किसी अन्य कारण से भयंकर तनाव में है, तो उसका शरीर उस सादे खाने को भी एसिडिटी और रिफ्लक्स में बदल देगा। बिना किसी संदेह के। मतलब ये तनाव तो सीधे सीधे पेट पर वार कर रहा है। इसीलिए आयुर्वेद में जब गंभीर अम्लपित्त का इलाज किया जाता है ना, तो उसमें सिर्फ दवाएं नहीं दी जाती, उसमें शिरोधारा जैसी पंचकर्म विधियों का उपयोग होता है। शिरोधारा, वो जिसमें माथे पर तेल गिराते हैं। हाँ, शिरोधारा में व्यक्ति के माथे पर एक निश्चित ऊंचाई से गुनगुने तेल या मट्ठे की लगातार धारा गिराई जाती है। ये कोई साधारण रिलैक्सेशन तकनीक नहीं है। तो ये सीधे वेगस नर्व पर काम करती है। बिल्कुल, ये सीधे वेगस नर्व को शांत करने और नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाने का एक क्लिनिकल तरीका है। वाह। जब तनाव दूर होता है ना, तो वाल्व वापस टाइट हो जाता है और रिफ्लेक्स खुद ब खुद रुक जाता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि बिना किसी एंडोस्कोपी या नर्वस सिस्टम के मैप के महर्षियों ने 2500 साल पहले भावना और पाचन के इस गहरे शारीरिक तंत्र को समझ लिया था। सच में ये हैरान करने वाला है। खैर, अब जब हम कारणों को समझ चुके हैं कि कैसे भोजन और मानसिक तनाव इस बीमारी की नींव रखते हैं, तो अब ये देखना जरूरी है कि ग्रंथों में इस बिगड़ी हुई अग्नि को शांत करने के क्या उपाय बताए गए हैं। जी। श्रोत में चरक संहिता का सिद्धांत दिया है, जो कहता है कि पित्त को शांत करने के लिए ठंडी, मीठी और स्निग्ध मतलब चिकनाई युक्त चीजों की जरूरत होती है। इसमें 7 अचूक उपायों की बात की गई है। और मजे की बात यह है कि ये औषधियां कोई दुर्लभ जड़ी बूटियां नहीं है जो आपको पहाड़ों पर जाकर ढूंढनी पड़े। ये हमारे आसपास के वातावरण और किचन में ही मौजूद हैं। बस हमें उनकी काम करने के तरीके को समझना है। चलिए इन उपायों को देखते हैं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका गला और पेट लंबे समय से एसिड के संपर्क में रहने के कारण अंदर से पूरा छिल गया है। बहुत तकलीफदेह स्थिति होती है वो। इसके लिए अष्टांग हृदय में यष्टि मधु यानी मुलेठी का वर्णन है। इसे सीने की जलन को हरने वाली सबसे श्रेष्ठ औषधि कहा गया है। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि आज पश्चिमी देशों में भी मुलेठी के एक विशेष रूप डीजीएल को पेट की छिल चुकी दीवारों को बचाने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। मुलेठी की तासीर मधुर और शीत होती है। जब कोई मुलेठी का सेवन करता है ना, तो ये पेट और भोजन नली की भीतरी दीवारों पर एक सुरक्षात्मक परत बना देती है। मतलब ये सिर्फ एसिड को न्यूट्रल नहीं करती? नहीं, ये केवल एसिड को बेअसर नहीं करती, बल्कि उस एसिड से जो नुकसान हो रहा है उससे बचाती है। इसी श्रेणी में एक और नाम आता है एलोवेरा या घृत कुमारी। अपनी स्निग्ध और शीत प्रकृति के कारण ये पेट के अल्सर और सूजन को बहुत तेजी से भरता है। ये तो हुई बचाव या सुरक्षा की बात, लेकिन जो दीवारें पहले ही डैमेज हो चुकी हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए ग्रंथों में क्या है? आंवला तो वैसे भी गुणों की खान है। बिल्कुल, आंवला एक चमत्कारिक फल है। ये विटामिन सी और टैनिन्स का प्राकृतिक पावर हाउस है। जब पेट की लाइनिंग में लंबे समय तक एसिडिटी के कारण सूजन आ जाती है, तो कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। आंवला के टैनिन्स सीधे उस सूजन को कम करते हैं और सेल्यूलर रिपेयर को बहुत तेज कर देते हैं। और वहीं शतावरी के बारे में अष्टांग हृदयम कहता है कि ये अमाशय की डैमेज लाइनिंग का पुनर्निर्माण करती है। मतलब जो लोग सालों से एंटासिड खा रहे हैं उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद एक उपाय सीधे अथर्ववेद से आता है, जो मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगा। नारियल पानी। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि नारियल का पानी पित्त को शांत करने में परम श्रेष्ठ है। हाँ, और आधुनिक नजरिए से देखें तो नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स का बेहतरीन संतुलन बनाता है और शरीर में एल्कलाइन प्रभाव पैदा करता है ना? जी, जो सीधे तौर पर एसिडिटी के प्रभाव को काटता है। इसी एल्कलाइन प्रभाव के लिए स्रोत में एक और औषधि का जिक्र है, प्रवाल पिष्टी। इसे हम प्राकृतिक मूंगा या कोरल कैल्शियम कह सकते हैं। मतलब ये बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक एंटासिड का एक नेचुरल अल्टरनेटिव है। एकदम सही। ये हड्डियों को नुकसान पहुंचाए बिना एसिड को नेचुरली न्यूट्रलाइज करता है।
ये सभी उपाय बहुत प्रभावी लग रहे हैं, लेकिन स्रोत में एक उपाय ऐसा है जो सीधे हमारी रसोई से आता है और अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। वो है CCF चाय, यानी जीरा, धनिया और सौंफ का मिश्रण। हाँ, ये बहुत ही खास फॉर्मूला है। यहीं पर मैं थोड़ा उलझ गया था। मतलब अगर हम शरीर की बढ़ी हुई गर्मी और एसिडिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके इलाज के लिए जीरा, धनिया और सौंफ, हम किचन के साधारण मसालों की बात कर रहे हैं। मसाले तो आमतौर पर पेट में गर्मी पैदा करते हैं ना? क्या सच में एक साधारण CCF चाय गंभीर एसिडिटी को मात दे सकती है? यही तो आयुर्वेद का सूक्ष्म विज्ञान है, जिसे समझना जरूरी है। हर मसाला गर्म नहीं होता। इस मिश्रण में जो धनिया है ना, वो स्वभाव से बहुत ठंडा होता है। अच्छा, धनिया ठंडा होता है। हाँ, ये पित्त की तीक्ष्णता को तुरंत शांत करता है। और जो जीरा है, वो सीधे तौर पर उस मंदाग्नि पर काम करता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब वो पाचन को तेज करता है। बिल्कुल, वो पाचन बढ़ाता है और पेट में फंसी हुई उस गैस को बाहर निकालता है जो असल में एसिड को ऊपर धकेल रही थी। और सौंफ? रही बात सौंफ की, तो ये पेट और आंतों की ऐंठन को रोकती है। अगर आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो ये तीनों का मिश्रण एक प्राकृतिक प्रोकाइनेटिक की तरह काम करता है। एक सेकंड, प्रोकाइनेटिक? क्या इसका मतलब यह है कि ये पाचन तंत्र की प्राकृतिक गति को वापस सेट करता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रोकाइनेटिक का मतलब ही है वो तत्व जो हमारे पाचन तंत्र की गति को ऊपर से नीचे की तरफ अपनी सही दिशा में चलाए। वाह! ये गैस और एसिड को ऊपर की बजाय नीचे की तरफ धकेलता है। अष्टांग हृदयम में एक मास्टर क्लास फॉर्मूले का भी जिक्र है, जिसे अविपत्तिकर चूर्ण कहते हैं। अविपत्तिकर चूर्ण? हाँ, इसमें त्रिकटु, त्रिफला, चंदन और इलायची जैसी चीजें होती हैं। अविपत्ति का अर्थ ही है वो जो विपत्ति या परेशानी को दूर करे। ये एसिडिटी का सबसे प्रामाणिक फॉर्मूला है। ये एक साथ एसिडिटी को कम करता है, पाचन सुधारता है और पेट को साफ भी रखता है। ये सब सुनने में बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक लगता है। मतलब एक पूरा सिस्टम है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह खाली पेट नारियल पानी पी रहा है, वो मुलेठी और आंवला भी खा रहा है और CCF चाय का भी एकदम नियम से पालन कर रहा है, लेकिन रात को 11 बजे वो एक भारी पिज्जा खाता है और तुरंत बिस्तर पे जाके सो जाता है। तो क्या दुनिया की कोई भी बेहतरीन जड़ी बूटी या अविपत्तिकर चूर्ण उसे बचा पाएगा? स्पष्ट रूप से कहूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी ये लगा था। देखिए, आयुर्वेद में औषधियों से कहीं ज्यादा जोर दिनचर्या पर दिया गया है। यानी हमारे लाइफस्टाइल के नियम। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की आदतें ही उस बीमारी का ईंधन बन रही हैं, तो कोई भी जड़ी बूटी केवल एक अस्थायी ढाल का काम कर पाएगी, वो स्थायी इलाज नहीं बन सकती। तो चलिए इस दिनचर्या के उस हिस्से को डिकोड करते हैं जो सीधे हमारे पाचन से जुड़ा है। ग्रंथों में बताया गया है कि सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से होनी चाहिए। जी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नियम मुझे स्रोत में लगा वो ये है कि दिन का सबसे बड़ा और भारी भोजन दोपहर के समय होना चाहिए, मतलब 12 से 2 बजे के बीच। इसका सीधा सा संबंध सूर्य से है। आयुर्वेद मानता है कि हमारी जो शारीरिक अग्नि है वो सूरज की गति के साथ साथ चलती है। ये बहुत दिलचस्प है। जब दोपहर में सूर्य अपने चरम पर होता है ना, तब हमारी पाचन अग्नि भी सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। उस समय भारी भोजन आसानी से पच जाता है और फर्मेंटेशन का खतरा सबसे कम होता है। और इसके ठीक विपरीत रात का खाना एकदम हल्का और शाम 7 बजे से पहले कर लेने की सलाह दी गई है। अगर मैं इसे अपने पहले वाले उदाहरण से जोड़ूं, हाँ बताइए। तो रात को 10 या 11 बजे भारी खाना खाना न वैसा ही है जैसे बुझती हुई आग या कैंप फायर पर गीली लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर फेंक देना। बहुत ही बेहतरीन तुलना है ये, है ना? हाँ। उस समय शरीर की पाचन शक्ति तो लगभग सो चुकी होती है। वो कमजोर आग उन गीली लकड़ियों को जला नहीं पाएगी, बल्कि बहुत सारा धुआं पैदा करेगी। बिल्कुल। और यही धुआं गैस बनकर रात भर एसिडिटी का कारण बनता है। ये एक बहुत ही सटीक दृश्य है। इसके साथ ही क्या न करें कि लिस्ट में एक और बहुत बड़ी भूल है जो आधुनिक लाइफस्टाइल में एकदम आम हो गई है। वो क्या? खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना या बिस्तर पर चले जाना। ये रिफ्लक्स का सबसे बड़ा ट्रिगर है। इसका गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी से सीधा लेना देना है ना? 100%। जब हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमारे भोजन और पेट के एसिड को नीचे की तरफ बनाए रखता है। जो वॉल्व हमारे पेट को भोजन नली से अलग करता है ना, उसे भी गुरुत्वाकर्षण से मदद मिलती है। लॉजिकल है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति पेट भर खाकर तुरंत क्षैतिज स्थिति यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का वो लाभ एकदम खत्म हो जाता है। और फिर सारा दबाव उस वॉल पर आ जाता होगा। बिल्कुल। अब एसिड और भोजन सीधा उस वॉल पर दबाव डालते हैं और गले की तरफ रिसने लगते हैं। ये रात के समय होने वाले रिफ्लक्स की सबसे बड़ी वजह है। स्रोत में मैंने देखा कि खाने के बाद 10 मिनट की वॉक या वज्रासन पर इतना जोर दिया गया है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठा जाता है। जी। ऐसा करने से पैरों की तरफ जाने वाला रक्त प्रवाह रुक जाता है और वो पूरा ब्लड फ्लो पेट और पेल्विक क्षेत्र में जमा होने लगता है। और पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ, तो वज्रासन पेट को वो अतिरिक्त रक्त और ऊर्जा देता है जिससे खाना तेजी से अपनी जगह पर सेटल हो सके। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे खाली पेट चाय या कॉफी पीना, बहुत अधिक मिर्च, खट्टे अचार और शराब का सेवन, ये सब सीधे तौर पर उस वाल्व को कमजोर करते हैं और म्यूकोसल लाइनिंग को छीलते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को, इस डीप डाइव को एक सूत्र में पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एसिडिटी या अम्लपित्त शरीर की कोई ऐसी गलती नहीं है जहां उसने अचानक बहुत ज्यादा एसिड बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल नहीं। ये एक पुकार है, एक तरह का संकेत है कि हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो गई है, हमारा खाना पचने के बजाय अंदर ही अंदर सड़ रहा है और हमारा मानसिक तनाव हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार सर्वाइवल मोड में रखे हुए है। और इसका समाधान किसी ऐसी जादुई गोली में नहीं है जो शरीर के प्राकृतिक एसिड को ही सुन्न कर दे। हाँ, इसका असली समाधान उस अग्नि को वापस जगाने में है, सही समय पर सही भोजन करने में है, आंवला और मुलेठी जैसी प्राकृतिक औषधियों से डैमेज को रिपेयर करने में है। और सबसे बड़ी बात, अपनी भावनाओं को संतुलित करके उस वेगस नर्व को शांत करने में है। एकदम सही। जब हम ये समझ जाते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर की मशीनरी वास्तव में कैसे काम कर रही है, तो हम सिर्फ लक्षणों के गुलाम नहीं रहते। ये ज्ञान हमें अपने स्वास्थ्य को सही दिशा देने और उसका नियंत्रण अपने हाथों में लेने की वास्तविक शक्ति देता है। बिल्कुल, ये शरीर की भाषा को समझने जैसा है। हाँ, और इसी बात पर आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ, जिस पर वो खुद विचार कर सकें। जी जरूर। जरा इस पे गौर कीजिएगा। अगर आज से हजारों साल पहले बिना किसी एक्सरे, बिना किसी एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोप के हमारे प्राचीन ग्रंथों ने ये सटीकता से खोज लिया था कि हमारे गहरे डर, हमारे दुख और हमारे गुस्से का सीधा असर हमारे पेट के एक छोटे से वॉल्व और एसिड पर पड़ता है, तो जरा सोचिए, हमारी आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर मिनट बजने वाले फोन के नोटिफिकेशन की वो हल्की सी एंग्जाइटी या लगातार स्क्रीन से घिरे रहने का वो अदृश्य तनाव, ऐसी और कौन सी भावनाएं होंगी जो चुपचाप बिना कोई अलार्म बजाए हमारे शरीर की पूरी इंटरनल बायोलॉजी को अंदर ही अंदर बदल रही होंगी। ये वाकई में बहुत गहरा सवाल है ना? ये सच में रुककर सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।